एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 5 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने इन चैप्टरों को अभी तक नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके इन चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 6 से हमारा नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नगरों में जो व्यापार का आरंभ हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और कौन सा जो राज्य था वो व्यापार के लिए फेमस था, और जो व्यापार किया जाता था वो किस किस के माध्यम से किया जाता था। तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। एक मध्ययुगीन यानी कि मध्यकालीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यानी कि डिपेंड करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र था, या एक वाणिज्यिक शहर था, एक पतन नगर था, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यानी कि अगर हम बात करें कि मध्ययुगीन या फिर मध्यकालीन के समय में जो नगर थे, अगर कोई यात्री उस नगर की यात्रा करने के लिए आता था तो वो देखता था कि इस नगर में मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल गया। तो वहाँ पे मंदिर के लिए वो आए होंगे कि मंदिर की उसे खोज करनी है, या फिर वो प्रशासनिक केंद्र रहा होगा इसलिए वो खोज करने के लिए यात्री आया होगा, या फिर वो वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा जगह होगी या फेमस जगह होगी इसलिए वो व्यापार के पर्पस से यात्री आए होंगे। तो जो यात्री यात्रा करते थे वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च करने के लिए नगरों की यात्रा करते थे। ये मैप आपको दिखाया गया है। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र, यानी कि मध्य और दक्षिण भारत में जो व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में बताए गए। जैसे हम लोग जैसे डिस्कस करने वाले हैं सूरत के बारे में, अभी हम सूरत के बारे में डिस्कस करेंगे, हम्पी के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूसलीपट्टनम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक केंद्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा, यानी कि जब हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था चोल वंश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको यहाँ से याद रखना है कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर थी। साथ साथ आप इन सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जिससे कि बाद में रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि चोल राजाओं की जो राजधानी थी क्या थी, तंजावुर थी। जैसे मैप में कहा है ये रहा तंजावुर, आपका दक्षिण पार्ट में पड़ता है भारत के, तो ये तंजावुर है। और इसके साथ आप इसे भी याद रखिए साथ में उरेयूर को। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर थी, जैसा कि वे 1000 वर्ष पहले था। और जो तंजावुर था वो कब की राजधानी थी, चोल राजाओं की, वो 1000 वर्ष पहले की थी। की यात्रा पर चले, वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। और सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कि जो कावेरी नदी है वो कहाँ बहती है, वो तंजावुर शहर में बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोक नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया, यानी कि मंदिर की दीवार पर उसने अपना नाम लिखवाया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ी विशाल यानी कि बहुत बड़ी शिवलिंग भी स्थापित है। आगे बढ़ते, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपने दरबार लगाते थे, और जो राजा लोग थे इन मंडपों में क्या लगाते थे, अपने दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे कि उन्हें क्या क्या कार्य करना है।
नगर में सैन्य शिविर भी बने थे और नगरों में क्या थे, सैन्य शिविर भी होते थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। आपको याद रखें कि जो नगर के लिए जल लाया जाता है वो कहाँ से लाया जाता था, कुओं से या फिर तालाबों से। तंजावुर और उसके निकटवर्ती यानी कि उसी के पास में कौन सा नगर था, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। कहाँ से, उरेयूर से, जो कहाँ पे पड़ता है, जो तंजावुर के पास में ही एक नगर है उरेयूर। तो ये सारी चीजें वहाँ पे तैयार की जाती थी। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब देखेंगे मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र कौन कौन से थे। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है, यानी कि तंजावुर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, तंजावुर में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है और जो नगरीकरण होता था वो नगरों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता था, एक अच्छा प्रोसेस था। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे और जो मंदिर थे वो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होते थे और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए भी मंदिर काफ़ी उपयोगी होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और जो शासक लोग थे मंदिर क्यों बनवाते थे, ताकि वो अपने देवी देवताओं की पूजा कर सके। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे और वो मंदिरों को क्या देते थे, मंदिरों के लिए वो भूमि और या फिर अपना जो धन होता था वो सारी चीज़ें मंदिरों को बनवाने के लिए देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वों उत्सव बनाए जाते थे। कहाँ पे, मंदिरों में। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, यानी कि जो भी मंदिर देखने के लिए आते थे वो भी क्या करते थे, दान दक्षिणा देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक से क्या चीज बनाई जाती थी। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी कि टीन के मेल से बनती है। आपको याद रखेंगे कांसा कैसी धातु है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, जब दो चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि तांबे और टीन को मिलाकर यहाँ पे कांसा तैयार किया जाता था। घंटा धातु में रंगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था, ज़्यादा होता था। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती थी। ये क्या करती थी, घंटे जैसी जो ध्वनि होती थी, आवाज़ होती थी, उसे उत्पन्न करती थी। चोलकालीन कांस्य मूर्ति, जिसके बारे में हमने लेसन नंबर 2 में डिस्कस किया था, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। आपको याद रखेंगे चोल कालीन में जो भी कांस्य मूर्ति थी वो कैसी बनाई जाती थी, वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो इसे साथ में। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वे धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी यानी कि मजबूत हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था, जो इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, प्रतिमाएं। आगे बढ़ते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता यानी कि मंदिर का जो भी कार्य करते थे या मंदिर को जो भी संभालते थे, मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। वो क्या करते थे, जो भी मंदिर के कर्ता धर्ता थे, जो मंदिर की देखभाल करते थे, मंदिर का जो भी धन आता था, जो व्यापार आता था,
उसे साहूकारी में लगाते थे। सेन समय के साथ यानी कि धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक प्रकार का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिल्लिल स्वामीन यानी कि भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मुदेरू और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। यहाँ पे क्या है, मंदिर स्थापित है, मंदिरों के लिए फेमस जगह है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई यानी कि तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो एग्जाम्पल है, दो उदाहरण हैं। जैसे अजमेर कहाँ है, राजस्थान। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। अजमेर यानी कि राजस्थान क्या थी, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की क्या थी, राजधानी थी। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। और आगे चलकर यानी कि बाद में चौहानों के बाद जब मुगल आए तो मुगलों ने जो राजस्थान था यानी कि अजमेर, वहाँ पे क्या बना लिया, अपना सूबा मुख्यालय बना लिया। ये नगर धार्मिक से अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में हम लोग लेसन नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो उनको देखने के लिए, जो उनके दर्शन करने के लिए आते थे, जो श्रद्धालु थे, सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। आपको ये रखना है कि अजमेर के पास ही एक पुष्कर सरोवर है, जहाँ पे पुराने समय से जो तीर्थयात्री थे वो वहाँ पे आते थे, उस सरोवर में। आगे बढ़ते हैं, छोटे नगरों का संचाल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप यानी कि भारत उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संचाल सा बिछने लगा था, यानी कि धीरे धीरे नगरों का डेवलपमेंट होने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपीका यानी कि बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे, जो भी उन्होंने खेती की। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कि कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, और कुछ जो व्यापारी होते थे वो नगर में ही मतलब परमानेंट बस गए थे और वहाँ पे रहकर ही अपना कारोबार करते थे। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे, और कुछ अन्य व्यापारी थे वो क्या करते थे, नगर घूमकर एक नगर से दूसरी नगर या एक शहर से दूसरी नगर घूम कर अपने जो व्यापार था उसका क्रय विक्रय करते थे, यानी खरीदते थे और बेचते थे अपने व्यापार को। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर यानी कि टैक्स लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देती थी, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। चलिए चित्र को देखते हैं। लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर, ये दिखाए गए, ये क्या कर रहा है, ये जो कारीगर है वो लकड़ी पर सुंदर सी नक्काशी कर रहे हैं, यानी कि चित्रकारी कर रहे हैं इस प्रकार से। चलिए बाजारों पर कर के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाजारों पर किस प्रकार से टैक्स उस समय लगाया जाता था। ये राज्य
राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे, जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर क्या लगाए हुए थे, टैक्स लगाए थे। तो आपको याद रखना है किन किन चीजों पर टैक्स लगाए हुए थे उस समय। और इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वालों, और इसके अलावा उन्होंने व्यापारियों पर कर लगाए थे धातु की चीजें बेचने वालों, और आज सबको तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर यानी कि टैक्स लगाए गए थे उस समय। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। कुछ कर तो वस्तु के रूप में यानी वस्तु खरीद के उसे वसूल किया जाता था टैक्स के रूप में, और जो कुछ पैसे यानी कि नगद के रूप में टैक्स वसूले जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोगों के बारे में हम लोग कब डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ यानी कि गुट बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। जिन ग्रुपों का क्या होता था, जिन ग्रुपों का एक मुखिया होता था, और वे मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। जिन्हें भी घोड़े खरीदने होते थे, वो जो मुखिया होता था वो क्या करता था, घोड़ों का आदान प्रदान करता था। क्योंकि व्यापारियों को उनके राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। यानी कि क्या करना होता है, जो व्यापारी होते थे उन्हें जंगलों के रास्ते से गुजरकर व्यापार करने के लिए जाना होता था, इसलिए वो अपने काफिले बना लिया करते थे। एक साथ कई लोग थे और फिर क्या करते थे, अपने सामान यानी कि व्यापार करने के लिए वस्तुएं खरीदते थे। काफिले बनाकर उसके बाद वो लोग यात्रा करते थे, ताकि भी किसी प्रकार से उनपे कोई आक्रमण ना कर दे, उनपे कोई हमला ना कर दे, और उनकी सुरक्षा भी हो सके। और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ या गुट थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम, याद रखना है, मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। कौन कौन, मणिग्रामम और नानादेशी। आगे बढ़ते, इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम भोरा दोनों समुदाय शामिल थे। यानी कि गुजराती व्यापारियों में कौन कौन शामिल थे, हिंदू में बनिया शामिल थे और मुस्लिम में भोरा, दोनों समुदाय के दोनों कम्युनिटी के लोग शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगांव व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। वो क्या करते थे, वो इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। बदले में क्या करते थे, बदले में एक तो अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत खरीदते थे, और दक्षिण पूर्व में एशिया और चीन से ये लोग मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। आगे बढ़ते, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ यानी कि बेनिफिट होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ आदि उगाए जाते थे। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यूरोपीय क्या बन गए थे, यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। चले काबुल के बारे में डिस्कस करते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषमभूत दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी, कब की बात हो रही है, 16वीं शताब्दी से राजनीति और वाणिज्यिक यानी कि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध
रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि काबुल और जो कंधार थे वो सबसे ज्यादा रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। और जो रेशम मार्ग था या रेशम बनाने की तकनीक थी ये कहाँ से आई थी, या ये चीन से आई थी। और चीनी लोगों ने इसे कई वर्षों तक छुपा के रखा था अन्य लोगों से। और जो व्यापारी लोग होते थे वो इस जगह से जो रेशम के सामान लेके जाते थे, इस जगह का नाम क्या रख दिया था, रेशम मार्ग। और उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे चीन में रेशम बनाने की तकनीक है, फिर धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जागरूकता मिलती गई कि चीन में रेशम बनाने की तकनीक भी है लोगों के पास। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। आपको याद रखना है काबुल और कंधार रेशम मार्ग के लिए फेमस था, और उसके साथ साथ घोड़ों का जो व्यापार होता था वो भी काबुल और कंधार जगह से ही होता था या रास्ते से ही होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो की एक सौदागर जॉन बैप्टिस्ट निरियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष यानी कि हर साल कितना होता था, 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे। काबुल से क्या लाए जाते थे, आपको याद रखना है, मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप यानी कि भारत उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। उसके साथ साथ किसकी बिक्री होती थी, गुलामों की बिक्री होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगरों में शिल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। नगरों में शिल्प का जो विकास था वो किस प्रकार से हुआ था। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। क्या पड़ गया, इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन लोग शामिल थे, सुनार लोग शामिल थे, कसेरे लोग शामिल थे, लोहार लोग शामिल थे, राजमिस्त्री लोग शामिल थे और बढ़ई शामिल थे। ये आपको याद रखना है। यहाँ से मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे और ये सारे लोग मंदिरों के निर्माण करने के लिए, मंदिरों को बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते थे, इसलिए इन लोगों की काफी जरूरत होती थी। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या केक कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वो क्या करते थे, वो मंदिरों को बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती, जिनके लिए किसकी आवश्यकता होती थी, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल का बॉर्डर, ये क्या दिखाया गया आपको, सोल का बॉर्डर दिखाया गया इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरों के बदलते हुए भाग्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेरों में किस प्रकार से तेजी से बदलाव आ रहे थे। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद यानी कि कहाँ, ये गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद यानी कि रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। आपको याद रखना, मुर्शिदाबाद था वो रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। वे 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। आपको याद रखना, मुर्शिदाबाद ही 1704 में बंगाल की राजधानी बना था, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। आगे बढ़ते हैं, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में डिस्कस करते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, इसके बारे में देखते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। आपको याद रखें कि जो हम्पी नगर है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। आपको याद रखना है कि हम्पी जो है 1336 में स्थापित यानी कि विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की जो किलेबंदी है वो कैसी है, उच्च कोटि की थी। ये आपको याद रखना है। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले
मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि किले की दीवारें बनाई गई थी तो उसमें किसी भी प्रकार के गारे चूने जैसी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था ये आपको याद रखना है। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य, ये इस प्रकार से आपको इमेज में जो दिखाई गई, ये क्या है, टूटी हुई दीवार इस प्रकार से। चले आगे बढ़ते हैं, एक किलाबंद नगर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। उसने बताया है हम्पी नगर के बारे में। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट और कैसी है, चपटी है। चलिए इसे डिस्कस करते। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि यानी काफी इंटरेस्ट लिया था। मालदेवी नदी के ऊपर यानी कि 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतराज सागर जलाशयों का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तथा सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। ये क्या दिखाई गया है, ये आपको हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष यानी कमरे थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। वहां पे क्या थे, बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। कहाँ पे, हम्पी में। आगे बढ़ते हैं। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों यानी कि एक्टिविटियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल यानी कि बड़े कक्षों यानी कमरों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समकक्ष नृत्य क्या करती थी। महानवमी जो त्योहार बनाया जाता था, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व, जो नवरात्रों के टाइम जो त्योहार होता है, नवरात्रि पर्व कहलाता है। उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व यानी कि त्योहार माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। आगे बढ़ते हैं। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय यानी कि हार के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। यानी कि जब विजयनगर की हार हुई थी उसके बाद हम्पी का जो विनाश था, हम्पी का जो पतन था वो हो गया था। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसे डिस्कस करते हैं। वाणिज्यिक केंद्र यानी कि व्यापार के केंद्र, एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे वाणिज्यिक केंद्र या फिर व्यापारिक केंद्र कहते हैं। हुंडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है या राशि रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की कई राशि प्राप्त की जा सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, देखेंगे कि सूरत पश्चिम का जो प्रवेश द्वार था वो किस प्रकार से था। सूरत मुगल काल में कैंपे जो आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। ये आपको याद रखना है कि सूरत जो है मुगल काल में
कैंपे जो आज का खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ वो गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक प्रमुख वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक केंद्र बन गया था। सूरत और मुंज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था और सूरत को मक्का का क्या कहा जाता था, प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे सूरत में लोग व्यापार के लिए आते थे क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। कहाँ से? सूरत से रवाना होते थे, इसलिए इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। ये आपको याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है कि सूरत में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम स्थापित थे। कब? 17वीं शताब्दी में। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूरत था वो व्यापार करने के लिए जो सूरत था सबसे प्रमुख नगर था, इसलिए इसे वाणिज्यिक केंद्र भी कहा जाता था। आगे बढ़ते, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फूटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्यों ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह, आराम करने के लिए क्या बनाया हुआ था? आराम घर बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की हुई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। आगे बढ़ते, किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया था। यानी कि धीरे धीरे सूरत का भी 17वीं शताब्दी में क्या हो गया था? पतन होने लगा था। इसके कई कारण थे। इसके क्या क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई थी, यानी कि नुकसान हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई यानी कि आज हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। आज सूरत क्या? एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे व्यापार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, मूसलीपट्टनम के लिए क्या क्या चुनौती थी? मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। आपको याद रखना है कि जो मूसलीपट्टनम या फिर इसे जानते हैं मछलीपट्टनम का जो नगर है वो कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में ये भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का नगर रहा था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूसलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण यानी कि अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, कोशिश की थी कि वो मूसलीपट्टनम पे अपना अधिकार कर सके, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मूसलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। आपको याद रखें कि मूसलीपट्टनम का जो किला था वो हॉलैंड वासियों ने बनवाया था, यानी कि हॉलैंड में रहने वाले लोगों ने बनाया था। चलिए गुमास्ता के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी जिसे गुमास्ता कहा जाता था। मछुआरों का एक गरीब नगर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मछुआरों का एक गरीब नगर कौन सा था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मूसलीपट्टनम का वर्णन किया है। ये गोलकुंडा का मुख्य पतन है, यानी कि जो व्यापार के लिए फेमस जगह थी, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। ये एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है।
बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, ना ही ये अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले ये एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, ये उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। यानी कि जो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक थे, उन्होंने कपड़ा और मसालों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कि सारा जो सामान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, नाम याद रखना है, मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था। क्या था मीर जुमला? एक सौदागर था। हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाना यानी कि लड़वाना शुरू कर दिया। 1686 से 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये भी याद रखना है कि 1686 से 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ते, अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीति, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई यानी कि आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं और मद्रास जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, चले गए, तब मूसलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज भी एक छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। नगर और व्यापारी के बारे में डिस्कस करते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण यानी कि अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। किन्होंने? यूरोपीय कंपनियों ने। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप यानी कि भारत उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिक परिष्कृत होते गए यानी कि विस्तार होता गया। इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ ये था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा जो निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। जो भी कंपनी बोलती थी, एजेंट को उन्हीं के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। और बम्बई, कोलकाता और मद्रास कैसे नगर है? महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन यानी कि बदलाव आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया। यानी कि गोरे और काले लोगों के लिए
जो जगह थी वो क्या कर दी थी, सीमित कर दी थी। 18वीं शताब्दी में सिर्फ कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम लोग अगले साल में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्लास 8th में डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क इस प्रकार से दिखाई गई। कब? 19वीं शताब्दी में बम्बई की जो सड़क थी वो इस प्रकार से थी। चलिए अन्यत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में डिस्कस करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा था? भारत पहुंचा। तो इम्पोर्टेंट है ये नाम दोनों। और वास्को डी गामा कहाँ से थे? वो पुर्तगाली थे, ये आपको याद रखना है। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। और वास्को डी गामा को अपनी पहली यात्रा पूरी करने में, यानी कि भारत की यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा था? 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा था। 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा था। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। आपको याद रखना कि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया और अगले ही साल वो पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन वहां पे चला गया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे, यानी कि 4 जहाज थे, 4 में से जो 2 जहाज थे कैसे हो गए थे? खराब हो गए थे। और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्येक खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। ये किसकी इमेज है? वास्को डी गामा की इमेज थी। आगे बढ़ते भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। अब क्या याद रखें? इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी कैसी है? गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। उसने सोचा कि पृथ्वी कैसी है? कोलंबस ने गोल है, तो इसलिए हम जो यात्रा करेंगे वो कैसे करेंगे? पश्चिम की ओर से यात्रा करेंगे, यानी कि वेस्ट की ओर से यात्रा करनी शुरू करी थी कोलंबस ने। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसे भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास 7th का लेसन नंबर 6 था फिनिश हो गया है हिस्ट्री का। आई होप कि गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। आंसर पहले से मेंशन है ताकि आपका जो टाइम है एनसीईआरटी में ज्यादा बर्बाद ना हो। राज राजेश्वर मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। आपको याद रखें कि राज राजेश्वर मंदिर है वो 11वीं सदी में बनाया गया था। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी? हमने अभी डिस्कस किया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मूसलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई थी। चलिए ट्रू या फॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार या फिर स्थपति का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। नहीं, वो कैसी यात्रा करते थे? वो काफिलों में यात्रा करते थे, गुटों में यात्रा करते थे ताकि उन पे कोई आक्रमण या फिर उन्हें कोई क्षति ना हो। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। नहीं, काबुल हाथियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। काबुल और जो कंधार था वो किसके लिए फेमस था? वो फेमस था रेशम के मार्ग के लिए फेमस था और घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। नहीं, ये गलत है। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है क्लास 7 का एनसीईआरटी 6 का। आई होप कि गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।